स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था ये। तो इसमें हम लोग 11 चैप्टर ऊर्जा संसाधन का वीडियो इसको पहले हम लोगों ने देखा और बहुत अच्छे से इसको समझा, जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके बाद आज हम लोग जो नॉन कन्वेंशनल हैं उन पर थोड़ा सा एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। वो प्लेलिस्ट में आप विजिट करें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। जो इसके लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हमने यूरेनियम क्षेत्र को देख लिया था, यूरेनियम खनिजों को देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी की। यहाँ से लेके उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आए हुए क्वेश्चंस हैं तो उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सोलर एनर्जी, पहले इस पर देखते हैं। देखिए, भारत में जो औसत जो सोलर एनर्जी मिलती है वो 4 से 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर जो है मिलती है। तो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है भारत में। इसके लिए दो तकनीक लाई जाती हैं, एक है सोलर थर्मल टेक्निक और दूसरा है सोलर फोटोवोल्टाइक तकनीक। तो ये जो फोटोवोल्टिक तकनीक है, इसकी सहायता से ही विद्युत उत्पादन ज़्यादातर किया जाता है। इसका उपयोग जो है पानी को पंप करने, सड़क, दूर दराज क्षेत्र, मकान, व्यावसायिक उद्देश्य, जो सोलर पैनल जिसको बोलते हैं, तो उसके ज़रिए ये किया जाता है। बाकी थर्मल टेक्निक तो पानी गर्म करने, भोजन पकाने, इस तरीके से विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का जो रामपुरा गांव है झांसी का, तो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव है। तो ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर प्लांट से है। सोलर प्लांट का जो दरअसल जो सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो सोलर एनर्जी को एक विकल्प के रूप में लेके आ रही है और बहुत प्रमोट कर रही है। तो इसको लेके क्वेश्चन अक्सर का रहता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो भारत का सौर ऊर्जा के परिनियोजन संस्थापन क्षमता के आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व में 5वां स्थान है, पहला स्थान चीन का है। अगर 2021 की स्थिति की बात करें मार्च की, तो सबसे ज़्यादा जो संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है उसमें कर्नाटक पहले नंबर पर है, फिर राजस्थान है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश है। तो पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। इसके बाद इसके अपने अपने लाभ और उसकी समस्याएं हैं, हम लोग उससे डिटेल में नहीं जाएंगे। जो और अलग इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस करते हैं। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक है भड़ला सौर पार्क लगभग 2245 मेगावाट का है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। कहाँ पर है ये? राजस्थान का जोधपुर जिला में भड़ला सौर पार्क। और जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है वो कर्नाटक राज्य में है, तुमकुरू जिले में है, पावागढ़ तहसील में। तो ये पावागढ़ याद रखेंगे, पावागढ़ तुमकुरू जिले में। ये 2050 मेगावाट की क्षमता का शक्ति स्थल नाम का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क स्थित है, पूर्णतः परिचालित है। तो पहला राजस्थान में है, दूसरा कर्नाटक में है, यानी कि पहला राजस्थान के जोधपुर में, दूसरा कर्नाटक के पावागढ़ तहसील में, तुमकुरू जिले में। इसके बाद अभी 2020 में एक रीवा में 750 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया था, मध्य प्रदेश के रीवा में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो सौर परियोजना है ये अपने अलावा दूसरे राज्य को भी इसने बिजली जो है दी थी। तो इस मामले में ये पहली सौर परियोजना हो जाती है कि राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को बिजली आपूर्ति करने वाले देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना बन जाती है। और उसके बाद सोलर से संबंधित बात करें तो जो भुज गुजरात में है, सौर तालाब परियोजना स्थापित की गई है। भारत और फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये है हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में। जो राजस्थान का जोधपुर जिला है वहाँ पर एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की भी स्थापना की गई है। एक है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, जिसके अंतर्गत जो है 2022 तक सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें, जियो थर्मल एनर्जी, तो इसमें हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भूतापीय एनर्जी के लिए भारत में ऊर्जा संबंधी क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो एक एक करके इनको रटना होगा और इनको आप मैप पे अगर लोकेट करेंगे तो और भी अच्छा होगा। पुगा घाटी है लद्दाख में, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, और एक है ज्वालामुखी, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तपोवन उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हजारीबाग है झारखंड में, ताता पानी है छत्तीसगढ़ में, और एक है तप्त पानी। ताता पानी और तप्त पानी दोनों को ध्यान देंगे। जो ताता पानी है वो है छत्तीसगढ़ में और जो तप्त पानी है वो ओडिशा में है। अनहोनी जो है वो मध्य प्रदेश में है
और महाराष्ट्र गुजरात का जो पश्चिमी तट है वो भी भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। नर्मदा सोन घाटी का भी क्षेत्र संबंधित है और दामोदर घाटी का भी क्षेत्र संबंधित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो प्रैक्टिस सेट हल करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में इसका कहाँ पर सबसे बढ़िया इसका उत्पादन हो रहा है, किनमें क्षमता अधिक है। तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी में स्थित है मुप्पंडल पवन ऊर्जा इकाई। तो कहीं कहीं पर ये मुपंदल लिखा रहता है, कहीं कहीं मुप्पंडल पवन ऊर्जा इकाई। तो इसकी जो क्षमता है लगभग 1500 मेगावाट है। यही देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ये तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। जो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है ये चेन्नई में स्थित है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता के आधार पर चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है। तो विंड एनर्जी में चौथा है इंडिया का स्थान। और अगर स्टेट की बात करें तो पवन ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है तमिलनाडु की, उसके बाद गुजरात की, तब महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। तो राज्य और विश्व दोनों का डेटा ये है, पवन ऊर्जा का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये रहा विंड एनर्जी की बात। इसकी लाभ और हानियों पे हम लोग नहीं जाएंगे। समुद्र तापीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो समुद्र तापीय ऊर्जा जो है दरअसल लक्षद्वीप के कावारत्ती में इसका प्रयास किया गया है, लेकिन भी बहुत इसका प्रयोग नहीं हो पाया है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा में खंभात की खाड़ी में सर्वाधिक जो है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली के ज्वारनदमुख जो क्षेत्र हैं वहाँ से टाइडल एनर्जी के जो क्षमता है वो काफ़ी है। तो इनसे भी क्वेश्चन इनके क्षेत्र को लेकर के पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद बायोमास यानी कि जैव ऊर्जा। इसको लेकर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ये बुक में इसको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बायोमास जैव ऊर्जा की बात करेंगे। किन किन चीज़ों से जो बायो एनर्जी है वो लाई जा सकती है। तो इसमें कृषि अवशेष है जिसमें धान की भूसी है, गन्ने की खोई है, फसलों के अवशेष हैं, और प्राकृतिक वनस्पति है जैसे जेट्रोफा, करकास, करांजा, जो कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो उनके जरिए जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो जैव ऊर्जा कहलाएगी। जेट्रोफा आपने नाम सुना होगा, रतनजोत। तो इसकी सहायता से बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा है। जो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। और पंजाब का एक है जलखेरी जलखेरी। तो ये धान की भूसी से बिजली उत्पादन करने वाला संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है पंजाब के जलखेरी में। अगर शहरी कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए बात करें तो दिल्ली के ओखला और तिमारपुर में संयंत्र लगाया गया है, जो कि काफ़ी नवाचारी भी हो सकता है। ये जो द्वितीय श्रेणी का जैव ऊर्जा संयंत्र है पंजाब के भटिंडा में लगाया गया है। पूर्वी तटीय रेलवे ने भी इसमें प्रयास किया है। तो भुवनेश्वर में सरकार का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को कमीशन किया है। इसे पॉलीक्रैक तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगर इसमें हम डेटा की बात करें मार्च 21 की, तो जो बायो एनर्जी है संस्थापित क्षमता के आधार पर जो अग्रणी राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र जो है वो सबसे आगे है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। इसके बाद बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो जल विद्युत ऊर्जा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भारत में सबसे पहले जल विद्युत ऊर्जा कहाँ पर शुरू की गई। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना है वो दार्जिलिंग सिद्रापोंग में 1897 में की गई थी। 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर स्थित है। ये दोनों डेटा आपके इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो है वो कहाँ है, दार्जिलिंग सिद्रापोंग में, और दूसरा है शिव समुद्रम में की गई थी। जो भारत में विद्युत केंद्र का परिचालन करता है जल विद्युत का, वो है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। तो NHPC की स्थापना 1975 में की गई थी। यहाँ पर कई नाम दिए गए हैं। जो NHPC परिचालित विद्युत केंद्र हैं उनका यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर दिया गया है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सलाल जम्मू कश्मीर में, उरी जम्मू कश्मीर, बायरा सिउल हिमाचल प्रदेश, चमेरा हिमाचल प्रदेश, टनकपुर उत्तराखंड, रंगीर सिक्किम, लोकटक मणिपुर, झज्जर हरियाणा, जुलहस्ती जम्मू कश्मीर, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, तीस्ता पश्चिम बंगाल और सिक्किम, धौलीगंगा उत्तराखंड, सेवा जो है वो जम्मू कश्मीर, और पार्वती है हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपका जो है NHPC का परिचालित विद्युत केंद्र है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि कभी मिलान करने के लिए आ सकता है। अगर भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उसकी संस्थापित क्षमता देखें तो अग्रणी राज्य जो है उसमें है कर्नाटक। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मार्च 21 का डेटा यहाँ है, कर्नाटक पहले पर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल है।
सेल गैस की बात करें तो सेल गैस चूँकि प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है और यह नवीकरणीय नहीं है। ये क्या होता है, तो चट्टानी संस्तर के मध्य एक फंसी हुई पाई जाती है, उसके निकालने के लिए ड्रिलिंग करके तेज़ दबाव से पानी की धार छोड़ी जाती है, जिससे कि इसके हाइड्रेट मुक्त हो जाते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं सेल गैस के। तो सेल गैस के मुख्य क्षेत्र हैं कैम्बे, गोंडवाना क्रम की सैलें, कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन, कावेरी क्षेत्र। इसके अलावा गंगा घाटी, असम, अराकान, झरिया, बोकारो, उत्तरी करणकुरा, रानीगंज, सुहागपुर में भी इसके क्षेत्र पाए जाने की संभावना है। जो सेल गैस है, चीन में इसका सर्वाधिक भंडार है, अमेरिका भी इस पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो अभी विकास के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया है, हालांकि इस क्षेत्र में बहुत प्रयास नहीं हो पाया है। एक है इरीडा, ये क्या है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है। तो जितनी भी अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजना है उनके लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है इरीडा। सोलर एनर्जी को लेकर थोड़ा सा यहाँ और डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है, अभी करंट से रिलेटेड है, तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, हम लोग इसको देखते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वो कहाँ पर स्थित है, तो गुरुग्राम में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। एक है सौर सुजला योजना, ये जो है किसानों को सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में चलाई गई योजना है, सौर सुजला योजना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है लगभग 121 देशों का अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन है। तो इसका मुख्यालय जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में है। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपके गुरुग्राम में है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्होंने न्यूयॉर्क यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वहाँ पर 50 किलोवाट की क्षमता वाला गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि, तो ये सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगर यूरेनियम खनिज की बात करें तो झारखंड के सिंहभूम जनपद के क्षेत्रों और मेघालय के डोमियासियात, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था जब पिछले लेक्चर में था, इंपॉर्टेंट डोमियासियात मेघालय में। तो इन खदानों से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम अयस्क निकालने का कार्य किया जा रहा है। तो आपके झारखंड का सिंहभूम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो मेघालय का डोमियासियात है खदान, ये भी यूरेनियम से संबंधित हो सकता है। एक है विजन, हाइड्रोजन विजन 2025, ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। अब आइए जो हमारा ऊर्जा संसाधन है उसका एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं लगभग 26 क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इनको एक एक करके हल करेंगे बहुत अच्छे से, और इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और जब चीज़ें बड़ी होती हैं थोड़ा ज़्यादा आसानी से याद होती हैं। स्थान है ऊर्जा है, इसमें दिए गए हैं 4 स्थान, पावागढ़, तातापानी, मुपंदल और काकरापार। ये किस ऊर्जा से संबंधित है उनको आपको मिलाना है। RSP 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो पावागढ़ है, ये पावागढ़ अभी आपने पढ़ा था कर्नाटक में, तो ये दूसरा जो है ये सोलर प्लांट यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये आपका पावागढ़ हो गया, सोलर प्लांट हो गया। तातापानी क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ में भूतापी, अभी आपने देखा था जियो थर्मल एनर्जी से संबंधित है तातापानी, छत्तीसगढ़ में। मुपंदल, तो जो मुपंदल है इसको मैंने आपको बताया कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और ये भारत में सबसे बड़ा विंड एनर्जी का जो है वो प्लांट है, पवन ऊर्जा का मुपंदल, तो पवन ऊर्जा का है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। काकरापार जो है, तो काकरापार आपका परमाणु यहाँ पर नाभिक संयंत्र है, तो ये आपका हो गया परमाणु से संबंधित हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आपका मैच कर गया 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा, बायोगैस, तो बताइए अनवीनीकृत कौन सा होगा। तो इसमें पेट्रोलियम को नवीन नहीं बनाया जा सकता, बाकी चीज़ें नवीनीकृत की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो कई हैं विकल्प में, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी यानी कि हॉर्स ग्राम, सड़ा आलू और चुकंदर। तो इसमें जो कसावा है उसको आपने पढ़ा ही था कि कसावा का उपयोग किया जा सकता है, तो पहला हो जाएगा। उसके बाद क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तो जो अवशिष्ट हैं फसल के वो भी इसमें किए जा सकते हैं, और उसके बाद सड़ा आलू भी अवशिष्ट में आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है, और चुकंदर। तो इनको जो है जैव ईंधन उत्पादन के लिए जो राष्ट्रीय नीति है उसके अनुसार कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो 1 2 5 6 इसमें विकल्प ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। IS 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये।
सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS 2020 का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, समरसेबल पंपों के लिए नहीं। क्या ऐसा है? दूसरा, सौर ऊर्जा का प्रयोग अब केंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वाली पंपों के लिए नहीं। देखिए, सोलर एनर्जी से दोनों काम किए जा सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जो आपका जो सही उत्तर होगा, न तो 1 न तो 2, इसमें कोई से भी कथन सही नहीं है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु और गुजरात में इसकी जो संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक हैं, यानी कि सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कौन सा राज्य सर्वाधिक, तो अभी इसको मैंने पढ़ा ही था कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कौन सा सही है? तो आत्मनिर्भर है, ये तो पहले ही गलत हो गया कि आत्मनिर्भरता कहाँ, आयात किया जाता है कोयले का काफ़ी। और लॉटरी के आधार पर आवंटन नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाता है, जो ब्लॉक हैं उनका आवंटन किया जाता है, और जो ये राष्ट्रीयकरण है वो कार्यकाल में किया गया था। तो ये सही हो जाएगा, यानी केवल एक विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, पहला। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नवाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने के क्या निहितार्थ हैं? तो जो एडिशनल प्रोटोकॉल है IAEA का, उसका भारत ने समर्थन किया, तो उसके क्या निहितार्थ हैं? IAS 2018 का क्वेश्चन है। तो इसके तहत क्या होगा कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के सुरक्षोपाय अधीन आ जाते हैं, या सैनिक भी आ जाते हैं परमाणु अधिष्ठान, या फिर जो नाभिकीय एनर्जी है उसे यूरेनियम क्रय करने का विशेषाधिकार हो जाएगा, या फिर देश एनर्जी का स्वतः सदस्य बन जाएगा। तो कौन सा फायदा होगा? तो यहाँ जो पहला विकल्प है वही सही होगा कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं, इसका अनुसमर्थन करने से तो भारत ने इसको किया है। तो ये आपका हो जाएगा 8 का A। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों के प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा कथन है, सौर ऊर्जा और शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात समझने वाली बात यह है कि जो आपके सिलिकॉन वेफर्स हैं उनका सर्वाधिक जो उत्पादन करता है तो उसमें है चाइना सबसे बड़ा, और उसके बाद है रूस, उसके बाद ब्राज़ील, और भारत का तो टॉप 10 में भी स्थान लगभग नहीं है। अभी लेटेस्ट का डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन यह है कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण। देखिए, शुल्क का निर्धारण नहीं करता, बाकी सारी प्लानिंग जो है वो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के तहत ही होती है, जो मैनेजमेंट है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें जो कथन सही होगा वो न तो 1 न तो 2, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन सा भारत की 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए, आपको बताया था पढ़ाते समय लगभग 95% जो है वो गोंडवाना क्रम का कोयला है, बिटुमिनस प्रकार का, वो भारत में पाया जाता है। तो आपका गोंडवाना विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें किनमें सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो केम्बे बेसिन और कैम्बे है, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन है। तो तीनों में ही है, आपके तीनों सही हैं, यानी कि 1, 2, 3 डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 का डेटा है, और ये पीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। तो अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस समय का उत्तर है, तो जान लेते हैं कि 14 में था ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो पहला है वो छत्तीसगढ़ है नंबर 1 पे, जो दूसरे नंबर पे है वो है ओडिशा, तो दूसरे नंबर पे आ गया है, और जो तीसरे नंबर पर है तो वो है झारखंड, तो झारखंड तीसरे नंबर पे चला गया है, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका MP, वो इसमें दिया नहीं है, और 5वें नंबर पे आ जाएगा तेलंगाना। तो इस तरीके से क्रम हमारा 2021 का है। इसको हमने पढ़ाते समय दिया भी था, आपको बताया भी था कि स्क्रीनशॉट इसको आप ले लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? यानी कि आपको जियोथर्मल नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो गंगा डेल्टा है वहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी गोदावरी, हिमालय, पश्चिमी तट पर पाया जाता है। 14वां देखिए, पढ़ाते समय ही बताया था कि उत्तर प्रदेश से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो ये ललितपुर आपका सही विकल्प है, उत्तर सही हो जाएगा, टी। तातीपाका तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? तो तातीपाका आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको मैंने मैप पर अच्छे से देखा था, तो इससे आपको अगर पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा।
कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? तो शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली, ये सारे संसाधन है। शुद्ध जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं है। उसके बाद ऊर्जा उत्पादन के लिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। तो अब इसमें आपको बात करनी थी कि किसका जो है भारत में ऊर्जा उत्पादन में कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशत अंश के अनुसार अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो जब हम चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय आपको विद्युत ऊर्जा के स्रोत बताए थे मैंने, तो इसमें बताया था किससे बिजली का उत्पादन जो है वो कब होता है। तो देखिए सर्वाधिक होता है कोयला से, जो कि इसमें है नहीं। कोयला के बाद जो है लगभग 37% जल विद्युत से होता है, तो यानी कि नंबर 1 पे आ जाएगा जल विद्युत। उसके बाद दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा था, 1/4 लगभग होता है 25-26%। उसके बाद प्राकृतिक गैस से होता है, तो दूसरे नंबर पे प्राकृतिक गैस आ जाएगा। तीसरे नंबर पे 1.7% लगभग परमाणु से होता है, यानी कि नाभिकीय होता है। और चौथे नंबर पे आता है आपका प्राकृतिक गैस, माफ़ कीजिएगा, तीसरे पे नवीकरणीय, चौथे पे प्राकृतिक गैस, पाँचवें पे परमाणु आएगा और उसके बाद आएगा तेल यानी कि डीजल। तो बड़े क्रम से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ही है, यानी कि आपका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। किसी आधार पर जो जल विद्युत है इनका प्रयोग इनके उत्पादन में किया जा रहा है। फोटोवोल्टिक सेल से संबंधित है, तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी से, जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें लगता है, तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम में सारे हैं। इसमें यूरेनियम जो है वो परमाणुवी है, नाभिकीय है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा उसने फंसा दिया है, मैंने आपको बताया था, इन सबको याद कराया था किन किन राज्यों में है, और यहाँ पर उसने पूछ लिया है। तो उसमें जो टेबल दी गई है उसमें दिया गया है किसके द्वारा स्थापित है, BPCL, ONGC, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इस तरीके से इसमें कई नाम दिए गए हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है RAS ने पूछा है। कोई बात नहीं, अगर आप इसको टेबल में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। हालांकि आपको मैंने अब याद कराया था कि बीना मध्य प्रदेश में, ताती पाकान प्रदेश में, डिगबोई असम में है, कोयली गुजरात में है, तो ये सही है। तो इसमें देख लेते हैं किसके द्वारा स्थापित है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो बीना मध्य प्रदेश BPCL का ही है, ताती पाकान प्रदेश ONGC का है, डिगबोई असम IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। जो कोयली गुजरात है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नहीं है, बल्कि IOCL का ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ही IOCL है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। तो ये वही आपका जो जियोथर्मल एनर्जी है वहाँ पर ही दिया गया है। तो इसमें जो मणिकरण है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। ज्वालामुखी जो है, तो मैंने पढ़ा था कि जो ज्वालामुखी है वो हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण ज्वालामुखी दोनों पढ़ा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर गलत है। तो ये आपका सही उत्तर भी यही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? अनहोनी जो है वो मध्य प्रदेश में है, तप्त पानी जो है वो उड़ीसा में है। ध्यान रहे कि ताता पानी नहीं है, तप्त पानी कहा गया। अगर आपने गलती से ध्यान दिया होता तो छत्तीसगढ़ को आपको याद करके गलत कर सकते थे, तप्त पानी उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ज्वालामुखी वाला आपका उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि यही जो है इसमें गलत है। ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ये यहाँ पर है। ठीक, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? तो ये पढ़ते समय ही देखा था कि डिगबोई असम में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर। तो तारापुर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हमने एक आपको इन्फो बॉक्स के जरिए शेयर भी किया था कि तारापुर देश का पहला है और ये अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र में लगाया गया है। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का के अभिलक्षण है? उच्च भस्म अंश, भारतीय कोयले का बताना है। उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन तापमान। तो देखिए भारतीय कोयले में उच्च भस्म अंश भी पाया जाता है और निम्न सल्फर अंश भी पाया जाता है। बिटुमिनस ज़्यादातर पाया जाता है तो उसकी ये गुण है। और जो निम्न भस्म संगलन तापमान है तो वो नहीं पाया जाता है, यानी कि 1 2 आपका विकल्प सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो इसको लेकर क्वेश्चन किया गया है। तो पहला कारण यह है कि भारत की यह नीति है कि वो अपने कोयले के भंडार को भविष्य के सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। ऐसी तो कोई नीति नहीं कहती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है, ये भी सही है। दूसरा है, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है जिससे इसको आयात करना पड़ता है, तो ये भी सही है, यानी कि 2 3 आपका सही हो जाएगा। जो बी विकल्प है 25 का वो सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का
प्रमुख क्षेत्र है, तो ज्वारी उत्पादन जो है खंभात की खाड़ी में सर्वाधिक है, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और आपने देखा कि इसको पढ़ने के लिए हमने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कैसे हमने हाईलाइट कर रखा है। आप भी बुक में ऐसे हाईलाइट करें और पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं, ताकि जो क्वेश्चंस हैं जब आप उसको पढ़ें तो आपको भी अच्छा लगे और रिवाइज़ करने में बड़ी आसानी हो। तो ये आपके बुक पढ़ने का तरीका होता है और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटे ना, घबराना नहीं चाहिए कि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों जो वीडियोज़ हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो आपके व्यूज़ हैं वो कभी कभी बहुत कम आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक लोगों के पास पहुँचेगा ही नहीं तब तक कैसे हम समझेंगे कि वो अच्छा है या ख़राब। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला आएगा इंडियन ज्योग्राफी में है उद्योग। तो उद्योग इंडस्ट्री वाला पार्ट उसको लेकर के आएंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको कई पार्ट में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।